अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से हैं? जी, वालेकुम सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सब अगर कोई क्वेश्चन अगर आप में से कोई पूछना चाहेगा, हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो प्लीज़, अगर किसी को वॉइस ऑडिबल नहीं है तब भी मेंशन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज़ कर लीजिएगा। और हम बाकायदा तौर पे इस क्लास का आगाज़ करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है कॉर्पोरेट टैक्सेशन के हवाले से। इससे पहले डेमो क्लास थी, लेकिन ये प्रॉपर बाकायदा तौर पे हम अपने जो कोर्स का आगाज़ इसी क्लास से ही कर रहे हैं। आप लोगों को जो है आवाज़ अगर क्लियर ना हो तो आपने मेंशन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा जी। आपको इस कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन तो होगा। आप में से ऑलरेडी पहले जो डेमो क्लास के अंदर मौजूद थे, और कोर्स के कंटेंट के हवाले से आपको कुछ चीज़ें मालूम है। जी, ये कह रहे हैं कि नाट ने डेमो, तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें हम आपके साथ डेमो क्लास की जो कंटेंट है वो भी शेयर कर दिया जाएगा। और बेसिकली हम क्लास का आगाज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हम डेमो क्लास के पर्सपेक्टिव से भी देख लेंगे। और लेकिन ये समझ लें कि पहली क्लास है जिसमें सारी चीज़ें आपके तमाम एस्पेक्ट हम कवर कर लेंगे। कोर्स की डिटेल आपको जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे एंड ऑफ द सेशन आप पूछ भी सकते हैं। जी, हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये पहला लेक्चर है हमारा। और सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जब हम टैक्सेशन पढ़ने जा रहे हैं तो इसके अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। अब पाकिस्तान अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो जो इसका जो डोमेन है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ मैं आज आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ सबसे पहले कि हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ देखेंगे कि टैक्सेशन को डायरेक्टली अगर हम पोर्टल्स पे लेके जाएं, आपको डायरेक्टली जो है टैक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए तो ये प्रोसेसली जो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा जो बिज़नेस का प्रोसेस क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, कुछ कंसेप्ट समझना है। ये कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से ही हमारा जो है टैक्सेशन का बैकग्राउंड, टैक्सेशन की जो कंसेप्ट हैं ये क्लियर होंगे। कैसे क्लियर होंगे? पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस की इनकॉर्पोरेशन के हवाले से पाकिस्तान में नॉर्मली बिज़नेस की स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप और कंपनीज। ये बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस की स्ट्रक्चर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली यूज़ हो रही हैं। नॉर्मली कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर, हम टैक्सेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें अब आपको बताना चाहूँ कि बिज़नेस, डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस जो पाकिस्तान के अंदर जो है, जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप मैंने मेंशन किया। अब ये होता है कि सबसे पहले हम इन बिजनेसेस को रजिस्टर करना सीखेंगे। हमारे कोर्स का जो पार्ट है उसमें इन तमाम बिजनेसेस को हम रजिस्टर कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस इनको इनकी फॉर्मेशन होती है और एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए अगर आप कोई सपोज प्रोफेशनल पर्सन है या कोई भी आप किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे, पार्टनरशिप को के पैटर्न को देखेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनीज के केसेस के अंदर देखेंगे कि सिंगल मेंबर कंपनीज क्या होती है, इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इन कंपनीज की फॉर्मेशन के हवाले से सारा का सारा हम एक डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, उनकी फॉर्मेशन हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। पाकिस्तान में सबसे पहले जब ये बिजनेसेस फॉर्म होते हैं, इसके बाद ये अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब सोल प्रोप्राइटर के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है। ट्रेडिंग का मतलब है जो फिनिश गुड के अंदर प्रोडक्ट को लेता है और फिनिश गुड के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर देता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। इसके अलावा कोई सोल प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन जो है वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन ये फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं। ये बिजनेस की बेसिकली काइंड्स हैं जिनको यूज़ करके वो अपने बिजनेस को ग्रो करता है। डिपेंड करता है, इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि
ये उस बिजनेस को वो किस कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहा है, एज ए सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप। तो हम पहले तो वो बिजनेस एक्टिविटी करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, या यहाँ पे वो सपोज ट्रेडिंग कर रहा है, या कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस यूज़ करते हैं ऑपरेशन कर से वो जो प्रॉफिट अर्न करता है। तो उसमें हम ये सीखेंगे कि बिजनेस टैक्सेशन कैसे उस पर इम्पोज होती है। तो ये जो है हमारा एक जो है पहला सेक्शन के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि हम ये इसको लेके चलेंगे। तो बेसिकली हमने ये सीखना है कि बिजनेस की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं, वो कैसे एक्टिविटीज़ करने के बाद हम उनके टैक्सेशन के मैटर को देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये तमाम जो फॉर्मेशन है इनको हम लर्न भी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो तमाम बिजनेसेस हैं ये कैसे रजिस्टर्ड होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी फॉर्मेशन किस जो है, इनके लिए क्या लेजिस्लेटिव को रेलिवेंट लॉज मौजूद हैं या कोई गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो जिनके ज़रिए इनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एफबीआर के साथ अगर आप एनटीएन बना हुआ है तो अपना कोई भी बिजनेस वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको सिखाऊंगा। आज के सेशन में हम कुछ जो अगर एनटीएन से किसी का बना है तो हम उनका बिजनेस ऐड कर सकते हैं। ये डायरेक्टली बहुत ही सिंपलेस्ट ऑफ द नेचर बिजनेस है। सिंपलेस्ट ऑफ द नेचर का मतलब यह है कि कोई लीगैलिटीज़ नहीं है। सोल प्रोप्राइटर को अगर हम जाने तो सोल प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है कि जो टोटल अपने बिजनेस को कंट्रोल करता है, या तमाम उसके तमाम जो उसका प्रॉफिट उससे बिलोंग करता है। लेकिन इसका पाकिस्तान के अंदर सबसे ईजीएस्ट वे जो है वो रजिस्टर्ड होना, एफबीआर के साथ आप अपना बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, अपना लेटर हेड लेता है, एक स्टैम्प बनवाता है और अपने एनटीएन के अगेंस्ट अपने बिजनेस को रजिस्टर करता है। तो ये चीज़ें भी हम आपको बताऊंगा कि कैसे ये होता है। इसके अलावा हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं ये कैसे, इसके लिए रेलिवेंट लॉ क्या है पाकिस्तान, ये रजिस्ट्रार से ये किस तरह से रजिस्टर्ड होती है ये हम लर्न करेंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये तमाम प्रोसीजर, इसके तमाम फ्लो को स्टेप बाय स्टेप हम ये लर्न करेंगे, प्रैक्टिकली हम फॉर्म करके पार्टनरशिप। इसके अलावा जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसमें हम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें SSCP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, और इसके लिए रेलिवेंट लॉ क्या है, बेसिकली LLP एक्ट है 2017। अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के मल्टीपल काइंड ऑफ कंपनीज हैं, सिंगल मेंबर कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, और उनके लिए रेलिवेंट लॉ जो है वो कंपनीज के एक्ट है। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये तमाम जो रेलिवेंट जो सेक्शंस है ये हम पढ़ेंगे। बिजनेस की स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहला स्टेप टैक्सेशन को समझने के लिए कि आप किस फॉर्म के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, किस आपका जो बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, सैलरीड पर्सन है, आप प्रोफेशनल्स हैं, आप कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस को यूज़ करके आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अहम होगी जो हम इस पूरे जिस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो अगर आप कोर्स के कंटेंट को पढ़ेंगे तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप इसकी अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको देखें, इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। टैक्सेशन का बेसिक कंसेप्ट कैसे होगा कि हम बेसिकली अगर बिजनेस को फॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बेसिकली जो है इंटरफेस के लिए कि हम इस पोर्टल को यूज़ करके ये कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा आइरिस का पोर्टल है 2.0। तो अगर हम इसकी बात करें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली ये पोर्टल क्या है। मैं डायरेक्टली पोर्टल्स भी आपको दिखाऊंगा। ये पोर्टल प्लेटफॉर्म हमें इसके हम कौन सी चीज़ों के एक्सेस कर रहे हैं, ये पोर्टल हमारे लिए किस तरह जो है जो हमारा किन किन जो फैसिलिटीज़ को ऑफर कर रहा है, और इससे हम क्या क्या जो फीचर्स हैं वो बेसिकली इसके हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली आपको दिखाना भी चाहूँ तो मैं आपको इसको पोर्टल्स बेसिकली अगर आप जाएँ तो आपके पास अगर हम fbr.government.p की बेसिकली ये साइट है, आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे, बहुत से लोगों को इसकी साइट का पता होगा। ये बेसिकली हमारा प्लेटफॉर्म इंटरफेस है जिसके ज़रिए हम बेसिकली अपनी टैक्स की कंप्लायंस करते हैं। इसके बाद IRS 2 को अगर आप यहाँ से भी डायरेक्टली लिंक करना चाहें तो इनकम टैक्स का जो ये सेक्शन है IRS 2, तो ये बेसिकली हमारा एक इंटरफेस है जिसमें
बेसिकली जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो ये बेसिकली एक क्वेश्चंस दे रहा है कि आप अपनी रिकवरी के हवाले से, और इसके अलावा आपको क्वेश्चन ये भी करता है कि आप अपने पासवर्ड को सिक्योर रखें और किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो बेसिकली ये इंटरफेस है हमारे पास, और ये इंटरफेस हमें क्या क्या ऑप्शंस ऑफर करता है तो ये हम लर्न करेंगे। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि ई इनरोलमेंट क्या होती है, इसके अलावा न्यू रजिस्ट्रेशन है, ये किन केसेस के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन है, ई इनरोलमेंट क्या चीज़ है, और किन लॉज के तहत हम इन जो बेसिकली इनरोलमेंट को कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस कैसे है, न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे है। हम ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन का पोर्टल भी है। अगर हम इस पोर्टल को जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बेसिकली ये ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म भी है। दूसरा ये टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी है। मैनेजमेंट भी कि तमाम ये टैक्स पेयर की तमाम उसकी पर्सनल अपडेट्स हैं, उसकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेंगी। इसके अलावा ये टैक्स वेरिफिकेशन पोर्टल हमें मल्टीपल जो है डॉक्यूमेंट की वेरीफाई करने के लिए का भी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली ऑनलाइन वेरिफिकेशन, इसके ज़रिए हम क्या वेरीफाई कर सकते हैं, आप टैक्स पेयर की प्रोफाइल इंक्वायरीज कर सकते हैं। सपोज आप CNIC एंटर करते हैं, ये प्रोसेस मोस्टली लोगों को ये पता होगा कि ये कैसे होता है। अगर हम किसी भी पर्सन को अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो बेसिकली ऑनलाइन उसकी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी को हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम बेसिकली ऐड क्या करेंगे, इसका कैप्चा ऐड करते हैं, और इसका मतलब है कि हमारी एक वेरिफिकेशन का पोर्टल के तौर पे भी ये काम करता है। ठीक है। इसके अलावा ये ई पेमेंट का भी, जैसे अगर हम पेमेंट्स करते हैं, जो हमारी चलान्स वगैरह है वो यहाँ से हम पे करते हैं। ये इंटरफेस जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इसमें मालूमात, पहले तो ये सिंपल सा था लेकिन इसकी लेटेस्ट वर्जन की वजह से ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर अपडेट हो गई हैं। जी, आपको समझ आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप दरमियान में पूछ सकते हैं। थोड़ी सी अगर कोई क्लैरिटी ना हो तो साथ साथ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि हम उसको साथ साथ क्लियर करते जाएं। आप बात भी कर सकते हैं। सपोज अगर हैंड रेज का ऑप्शन नहीं भी है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी जो लर्निंग जो चीज़ें हैं, अगर आपको साथ साथ आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी कि किस तरह से हमें लेके चलना है। आपको थोड़ा सा ये बोरिंग इस वजह से भी पॉसिबली लग सकता है कि बेसिकली ये थ्योरी लग रही है, आप जब इसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो इसकी चीज़ें मल्टीपल ऑप्शन इसके आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। जिस्सलामुअलैकुम सर आइरिस स्टैंड फॉर? बेसिकली इसका लिटरल तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक रोज़ के नाम से है, एक फ्लावर का नाम है। बेसिकली अगर आप इसको जाएं तो इसका इंटीग्रेटेड एक नाम के तौर पे तो आता है, लेकिन ये फ्लावर के नाम पे है, और इसका विजडम बेसिकली अगर हम कहें इसका सिनोनिम है तो वो एक विजडम के नाम से है। बाकी FBR के पास इसका जो डायरेक्टली नेम नहीं है कोई इसका। ओके सर, थैंक यू। जी, कोई और सवाल सर को पूछना चाहिए इसमें से यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या आसान अल्फाजों में आप बता सकते हैं कि किस चीज़ का कोर्स है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब ये किस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है? अब ज़रा आपका वॉइस थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आ रही है, ज़रा आप थोड़ा सा क्लियर वॉइस के साथ ये अपना माइक चेक कर सकते हैं तो फिर आप जी जी सर, आवाज़ आ रही है? डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, लेकिन बात करें आप। जी सर, मैं कह रही हूँ आप आसान अल्फाज में समझा सकते हैं कि किस चीज़ का कोर्स है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस चीज़ का ये लेक्चर है? जी, ये पाकिस्तान टैक्सेशन के हवाले से कोर्स है, एक सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र का कोर्स है, जिसमें हम पाकिस्तान के डिफरेंट लॉज को पढ़ेंगे। पाकिस्तान टैक्सेशन, हम आईरिस पोर्टल को पढ़ेंगे, अपनी टैक्स कंप्लाइंस के हवाले से बिजनेस फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे कि बिजनेस आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर कैसे रजिस्टर्ड होते हैं, एज ए पार्टनरशिप अगर आप रजिस्ट्रार के साथ कैसे रजिस्टर्ड होंगे, एज ए कंपनी हम फॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो LLP इसकी फॉर्मेशन है, इसकी कंप्लाइंस देखेंगे, इसमें टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, और इसमें से अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एज ए काइंड ऑफ हेड स्टार्ट है कि वो फ्यूचर के अंदर अगर इसको एज ए कैरियर के तौर पर परस्यू करना चाहें, कोई लॉयर हैं या एज ए जो ऑलरेडी इसी फील्ड से हैं, जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड से हैं, तो वो भी पॉसिबली ये हम उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कि वो अपनी
कंप्लाइंस कर सकते हैं। अगर आप मुझे बताइए कि आप बेसिकली आपकी एजुकेशन क्या है? सर मेरे को इतनी नहीं है क्वालिफिकेशन, मैट्रिक पास हुई हूँ, इसलिए मुझे जरा समझ नहीं आ रही थी, मैंने इसलिए आपसे पूछा है इन चीज़ों की। जी, अगर आप अपने टैक्स रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं, अगर आपका आगे एज ए कॉमर्स फील्ड को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये आपको मल्टीपल पर्पज से ये हेल्पफुल रहेगा आपको। ओके सर, शुक्रिया सर। जी, ये हैंड रेस किसके है? आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें। जी, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम पोर्टल के हवाले से देख लेते हैं। आज हम कुछ कंसेप्ट बेसिकली कि आइट्स पोर्टल है क्या, ये इसमें हमने ये पढ़ा कि ये आइट्स पोर्टल्स बेसिकली हम इसकी टैक्स की वेरिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट्स यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर्स की सर्विसेज जो है, ये ऑप्शंस मैं आपको पोर्टल के थ्रू आपको मैंने बता भी नहीं कि बेसिकली ये इंटरफेस हमारे लिए कैसे काम करता है। ये एज ए वेरिफिकेशन का काम कर रहा है। मैं इसको लॉगिन करके, एक यूज़र से लॉगिन करके आपको बहुत सी चीज़ें के बारे में अपडेट करता हूँ। बेसिकली ये हमारा एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे। इसमें बेसिकली ये हमारा ये मेगा मेनू है। इसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ भी करेंगे, किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ये बेसिकली ये हमारा मालूमात का है, क्विक लिंक का एक सेक्शन है जिसमें डायरेक्टली भी आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। FBR की मालूमात इसके अंदर मौजूद है, ई पेमेंट का सेक्शन मौजूद है। इसके अलावा FBR की जो कॉरस्पॉन्डेंस के हवाले से जो सेक्शन है वो हमारे पास जितनी भी FBR आपके साथ कॉरस्पॉन्डेंस करता है, आपको नोटिस वगैरह कहता है, तो आपके इनबॉक्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग के अंदर आप कोई भी वर्क काम करते हैं, कोई भी आप रिटर्न कंपाइल करते हैं लेकिन सबमिट नहीं करते, तो आपके ड्राफ्ट के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। जब आप ये सबमिट कर देते हैं तो फिर इसके बाद ये आउटबॉक्स के बाद ये कंप्लीट टास्क में चला जाता है। तो ये हमारे पास कुछ सेक्शन होगा। इसके अलावा इस सेक्शन में नॉर्मली आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या अपडेट कर सकते हैं, तो ये एक आज के हमारे सेशन के अंदर शामिल होगा। इसके अलावा आप बेसिकली अगर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इनकी आप सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन, ये चीज़ें भी हम आपको थोड़ा सा इसके साथ बाद में भी टच करेंगे। तो हम दोबारा से एक तरतीब से चलते हैं कि बेसिकली हम आगे कुछ कंसेप्ट और हम कैसे लेंगे और वो कंसेप्ट कैसे होंगे। जी, न्यू रजिस्ट्रेशन का और ई इनरोलमेंट का आपने ये देखा पोर्टल के ऊपर देखा कि सर ये न्यू रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है और ई इनरोलमेंट क्या चीज़ है। देखिए FBR जो होता है, FBR के पास अगर ये पावर है कि वो जो लोग जो उन्होंने जिनकी एक्टिविटीज़ बिजनेस की एक्टिविटीज़ ऐसी जो अगर गवर्नमेंट पर्सन है, गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है, तो कोई एक्टिविटी जो उन्होंने सैलरीज ली, उन्होंने कोई गाड़ी ली या कोई डिविडेंड आए या उनके बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई पेमेंट्स की, तो जो डिडक्शंस होती हैं तो FBR के पास ये पावर है अंडर सेक्शन 181 में आपको दिखाता हूं कि बेसिकली कि वो आपको रजिस्टर कर सकता है। और इनरोलमेंट किस केसेस के अंदर होती है कि वो आपको रजिस्टर कर सकता है और अगर आप ये इनमें से कोई भी एक्टिविटीज़ आपके साथ होती हैं तो वो आपको ई इनरोल करता है। और न्यू रजिस्ट्रेशन केस के अगर आप के साथ अगर सपोज आप बिल्कुल न्यू है और आपके पास कोई ऑलरेडी से कोई रजिस्ट्रेशन का कोई आपके पास उनका कोई डाटा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो आपको नए FBR के ऊपर रजिस्टर्ड होना होता है। तो मैं इसको प्रोसेस को आपको साथ साथ सिखाता भी जाता हूँ कि ये कैसे होगा और ये किस तरह से काम करेगा। जी, ये ई एनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन मैं आपको थोड़ा सा एक लॉ के हवाले से थोड़ा सा पहले सेक्शन बताता हूँ कि बेसिकली ये हमारे पास कैसे FBR की बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। यहाँ से हम तमाम सेक्शंस मौजूद हैं, तमाम चीज़ें हम लॉज के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। हमारी कोई भी चीज़, कोई एक्टिविटी, हम रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, वो तमाम चीज़ें वो हम इस लॉ के अकॉर्डिंगली ही हम सबमिट कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे।
ठीक है, तो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन का है। देखिए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के हवाले से देखिए, हर जो टैक्स पेयर है, एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई टू द प्रेस्क्राइब फॉर्म इन ए प्रेस्क्राइब मैनर इन द रजिस्ट्रेशन। तो इसमें देखिए कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे इसका सेक्शन 2 कहता है कि कमिश्नर के पास जुरिस्डिक्शन है ओवर द केस कि वो नेसेसिटेटेड बाय द फैक्ट ऑफ द केस में आल्सो रजिस्टर टैक्स पेयर इन द प्रेस्क्राइब मैनर, को वो किसी भी टैक्स पेयर को रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका 4 है कि फ्रॉम द टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड in the case of individual having the computerized national identity card issued by the national database and registration authority shall be उसका वही टैक्स जो उसका CNIC है वही पर्सन का NTN नंबर होगा इंडिविजुअल के केसेस के अंदर। तो बेसिकली टैक्स पेयर की जो रजिस्ट्रेशन है, FBR के पास पावर है टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन। तो हम ये रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा लॉ में ये एक्सप्लेन करता है जी। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन बेसिकली हम कैसे करते हैं जी। आप में से किसी आप सब लोग फाइलर हैं आप में से? नो सर, फाइलर नहीं है। फाइलर नहीं है तो आप में से कोई अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहे? आप में से कोई अपना कोई डाटा शेयर करना चाहेगा, हम उसकी रजिस्ट्रेशन कर दें ताकि इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और तमाम एस्पेक्ट आपके कवर भी हो जाएंगे। हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इसके बाद हम ई इनरोलमेंट किन केसेस में करेंगे वो हम इसको प्रैक्टिकली भी साथ साथ देख लेंगे। सबसे पहले अगर नहीं है तो चले मैं डाटा आपको हम बताता हूँ। सबसे पहले जो CNIC नंबर है आपको स्टैरिक्स नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि स्टैरिक्स आपकी ये कंपल्सरी आइटम्स हैं, इसके अंदर आपको ये डाटा लाजमी हर सूरत इंटर करना है। प्रीफिक्सेस के अंदर आप अगर आप कोई मिस्टर मिसेस आप अपने नाम के साथ कोई लिखना चाहें, जैसे डॉक्टर हैं अगर आप तो डॉक्टर लिख सकते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। नेम का पहला हिस्सा आप यूज़ कर सकते हैं। रिजवान, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। रिजवान, मिडिल नेम अगर आपके पास है आप अपना लास्ट, अगर आपके नाम के सिर्फ 2 हिस्से हैं तो आप मिडिल हिस्से को स्किप कर देंगे, आप इसको यूज नहीं करेंगे जी। इसके अलावा आपके पास जो है आपका करंट जो सर्विस प्रोवाइडर है, अब कोई भी आपके पास किसी भी मोबाइल कंपनी का कनेक्शन है तो आप उसको मेंशन करेंगे। अगर आपका नंबर कन्वर्टेड है तो याद रखिएगा कि ये आप उसी सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे जो जिसमें आप कन्वर्ट हो चुके हैं। सपोज आप मोबिलिंग से कन्वर्ट हो चुके हैं टेलर में, तो आप टेलीनॉर का नंबर ये यूज़ करेंगे। आर यू गेटिंग? आपको समझ आ रही है? साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताते जाइएगा। सेल नंबर आप सेल नंबर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे एज जिस तरह से आपको बैकग्राउंड में ये नजर आ रहा होगा 009 के साथ आप ये नंबर इंटर करेंगे। और ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे आप अपने वो नंबर इंटर करेंगे जो आपके CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आप ईमेल इंटर करेंगे। ईमेल आप इनको कंफर्म करते जाएंगे, ये तमाम डाटा आपको कंफर्म। ये बेसिकली आपका बेसिक इंफॉर्मेशन का सेक्शन है जो आप फिल करेंगे नॉर्मली। इसी डिटेल के साथ आपका जो डाटा है वो नेम वगैरह आपकी डिटेल सेव हो जाएंगी। नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि समटाइम हम ये करते हैं कि हम किसी लॉयर को, कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, उन्होंने क्या किया किसी लॉयर को बनाने नंबर दे दिया कि मेरा फाइलिंग कर दे, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी ईमेल लगा देते हैं और बाद में नंबर भी वो कोई यूज़ कर देते थे, तो इसके बाद में इनकी रिकवरी के अंदर इशू होता है। तो वो चीज़ें मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि उसमें वो चीज़ें कैसे आपको इम्पैक्ट करेंगी। एड्रेस की इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। एड्रेस, अगर आपका कोई भी एड्रेस है, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जरूरी नहीं है कि आप CNIC पे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप मेंशन करें। यहाँ पे आप अगर किसी जगह पे
एज ए टेनेंट रह रहे हैं, आप किराए के घर पे रह रहे हैं, या जिस तरह की भी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो आप उसको मेंशन करेंगे। ये इसका लिंक डायरेक्टली किसी भी चीज़ पे आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट कहाँ आएगा? जहाँ आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे अगर आप रिहाइश पजीर हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने हाउस को, अगर मैं कहता हूँ कि हमने रेस्ट हाउस है या हाउस है, तो आप इसको इंटर करेंगे। इसके अलावा आप यूनिट, बेसिकली क्या है आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, आप जिस जगह पे रिहाइश पजीर हैं उसकी क्या मेजरमेंट, आप किसी में भी दे सकते हैं, स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर यार्ड में है, मरला में है, मैं इसमें मरला में इंटर कर रहा हूँ। तो इसका, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि जो आपकी टैक्स फाइलिंग के अंदर या आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास जो इंफॉर्मेशन पे इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली ये बुनियादी इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली, सपोज मैं कहता हूँ कि आप 10 मरले के, 15 मरले के घर में यूनिट नंबर बेसिकली आपका हाउस नंबर होता है। इसको जब आप एंटर करेंगे तो ये आपका हाउस नंबर के तौर पे काम करेगा कि ये जी। स्ट्रीट नंबर, आपको अगर कहीं कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आपने ये पूछते जाना है, ठीक है। सपोज आपका स्ट्रीट नंबर आपको पता है स्ट्रीट नंबर 2 है, कॉम्प्लेक्स है, आप मेंशन कर सकते हैं। लोकेलिटी, आप किस एरिया के अंदर रह रहे हैं आप वहां मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिटी। देखिए, जब भी आप यहाँ पे सिटी इंटर करेंगे, सपोज ये रावलपिंडी में इंटर कर रहा हूं, आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन देगा। अगर आपको आपके उस रेलेवेंट जोन का पता है जहां आप रह रहे हैं तो आप मेंशन कर दें, अदरवाइज आपके पास देखिए मल्टीपल, जैसे रावलपिंडी के अंदर टैक्सला, कोटली, सतिया, और ये मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डायरेक्टली रावलपिंडी का भी देगा, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ये इसको मेंशन कर देंगे। यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यूरिसडिक्शन। जब आप एंट्रियन बना रहे होते हैं आप, तो आपकी ज्यूरिसडिक्शन बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब एक टाइम पे अगर आपकी ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन हो जाती है तो इस ज्यूरिसडिक्शन को बाद में चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी आप इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से मुश्किल होती है। चेंज ऑफ पर्सनल डिटेल, ये एफबीआर की मैं इस पर आ रहा हूँ। तो आप कौन सी इंफॉर्मेशन जब आप एंट्री बना लेते हैं तो चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, आप अपने पोर्टल से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिखेगा चेंजिंग इंफॉर्मेशन बाय विजिटिंग आरटीओ। आप कौन सी इंफॉर्मेशन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट, अगर आपने जो लोकेशन पे अभी तक अगर आपने इसमें मेंशन कर दी, आपने जो सिटी सेलेक्ट कर लिया, तो आपका जो करीब तरीन आरटीओ होगा वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ज्यूरिसडिक्शन बनेगी। और ज्यूरिसडिक्शन कैसे है? सपोज हम यहाँ पे अगर हम पोर्टल पे जाते हैं, अगर आपको, तो रीजनल टैक्स ऑफिस हैं, तो ये वो टैक्सेस ऑफिस की लिस्ट है, आरटीओ की लिस्ट है, अप्रोक्सीमेटली 25। आपके जो करीब तरीन आरटीओ होगा वही आपका जो है आपकी ज्यूरिसडिक्शन बनेगी। अगर आप बाद में ये एड्रेस चेंज करना चाहेंगे तो यू हैव टू फिजिकली, आपको वहां मूव करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो आपको ये चीजें वहां से आपका ये होगा। अदरवाइज ये फिर चीजें आपको मतलब डिफिकल्टीज हो जाती हैं। तो ये चीजें आपको साथ साथ पहले से मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज आपके जहन में हो के। अच्छा, हमने यहाँ पे अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एक बंदा है, जैसे उसने फॉर एग्जांपल रावलपिंडी के एड्रेस दे दिया ऑलरेडी ना, लेकिन उसके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है वो फॉर एग्जांपल दूसरे सिटी के, जैसे एबटाबाद, जैसे मैं हूँ सर। जी। तो सर अगर वो इस तरह मतलब हो सकता है कि मतलब बाय मिस्टेक जिस बंदे से उसने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, उस बंदे ने रावलपिंडी का एड्रेस दे दिया और इसको पता नहीं है, ठीक है सर, अगर वो चेंज करेगा तो वो आरटीओ रावलपिंडी करेगा या फिर सर वो साथ में एप्लीकेशन देगा, और इसका कोई चार्जेस होते हैं सर, और इसका क्या प्रोसेस होता है सर? जी, इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। अभी तक यहाँ समझना ये है कि ये सारा प्रोसेस हम एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे भी, और हम इन केसेस को स्टडी भी करेंगे किस तरह से फाइलिंग होगी, ठीक है। यहाँ तक ये है कि लेकिन अगर आप एक दफ़ा चेंज होता है, यू हैव टू विजिट, फिजिकली आपको विजिट करना पड़ेगा, आपको आरटी को थोड़ा सा इसका प्रोसेस होता है, वो मैं आपको सारा डिटेल से बता दूंगा। लेकिन आपने किसी को दिया तो नॉर्मली क्या होता है,
आप जॉब कर रहे हैं, सपोज आप मानसरा साइड पे हैं, आप जॉब कर रहे हैं पिंडी के अंदर, तो आपने अगर पिंडी का दे दिया तो आपका जहां मोस्टली इंटरेक्शन रहेगा, अगर आप जॉब कंटिन्यू यहीं पे कर रहे हैं तो आपके लिए तो आसान है कि यहाँ पे अगर आप कोई आपको नोटिस आता है, आपको किसी केस के अंदर जाना पड़ता है, तो आपका आरटीओ ये बेहतर है कि आप यहीं पे। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर आपको वापस वहां मूव करना पड़ता है तो फिर आपको ये चेंज करने का मैं पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा। ये हमारी पहली क्लास है, इसमें हम हर चीज़ को आपको डिटेल से, जो जहां हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हमने ये एड्रेसेस चेंज करने हैं, हमने जो चीज़ चेंज करनी है, मैं आपको वो डिटेल से बताऊंगा जी। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर कोई और आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं। जी जी, वालेकुम सलाम। जिस तरह सबसे पहले इसमें खुद का प्रोफाइल बनाना पड़ता है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप प्लीज थोड़ा सा सब टेक्निकल लगता है कि मेरे पास नेटवर्क देखिए इस वजह से। आप क्वेश्चन आप लिख के मेंशन कर दें, आप राइट जो है चैट बॉक्स में जाके मैसेज कर दें, मैं चेक कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये जो कैपेसिटी का है सेक्शन। कैपेसिटी के अंदर देखिए, अगर तो आप ऑनर हैं तो आप मेंशन करेंगे कितने परसेंट के ऑनर। अगर आप 2 ब्रदर हैं और 50-50% के ऑनर हैं तो आप 50% लिख देंगे। अगर आप ऑनर नहीं हैं, आप अपने वालिद के घर पे रहाइश पजीर हैं, आप टेनेंट हैं, आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे मतलब जो आपके नाम पे नहीं है, तो नॉर्मली इसको फिल करने के लिए सिंपल आप 1% का ऑप्शन यूज करेंगे। 1% आप मेंशन कर देंगे और आपका ये जो है ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ये कोई कंपलसरी है, इसका इम्पैक्ट आगे नहीं होगा। जब हम ये करेंगे तो हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। हम इसका कैप्चा एंटर करने के बाद, सपोज हम कैप्चा एंटर करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे। हमारे पास हमारे इस गिवन नंबर्स पे, मैं ऊपर आपको बता रहा हूं कि हमारे मोबाइल जो नंबर दिया है उसके ऊपर एक मैसेज आएगा और हमारे एक ईमेल पे हमें एक मैसेज रिसीव होगा। आप दोनों को इंटर करेंगे तो आपके पास उसके बाद दोबारा ईमेल पे आपका पिन कोड, आपका पिन, आपका रजिस्ट्रेशन का जो पासवर्ड है वो आपको रिसीव हो जाएगा और आप लॉगिन, आप जाके उसी क्रेडेंशियल्स को यूज करके आप आईरिस से लॉगिन हो जाएंगे। आपको बताऊं, आप वही क्रेडेंशियल जो आपको अभी आएंगे, आप वहां से लॉगिन होंगे और आप यहाँ पे आप इस पेज पे क्रेडेंशियल्स को लॉगिन करके आप इस इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। यहां तक कोई चीज आपको क्लियर ना हो तो मुझे पूछिएगा। नो सर, ये बात क्लियर हो गई है। सर इसमें पहले खुद का प्रोफाइल बनाना। सिराज साहब, ये आप थोड़ा सा आप बोलिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ी सी इसकी समझ नहीं आ रही है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? चैट बॉक्स में आपने बात की है। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर तो हमें ये समझ आ रही है कि हमने न्यू रजिस्ट्रेशन कर ली। चलें हम आगे चलते हैं, मैं इनका क्वेश्चन एंड पे हम ले लेंगे। आप थोड़ा सा अपना माइक चेक कर लीजिए सिराज साहब, थोड़ा सा दरमियान में। अब ई इनरोलमेंट किस केसेस के अंदर होती है जी? ई इनरोलमेंट का जो सेक्शन है, ये यहाँ ई इनरोलमेंट बेसिकली क्या है कि आप जब एफबीआर के पास आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, आपकी एफबीआर के पास किन बेसिस पे इंफॉर्मेशन है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपकी सैलरी डिडक्ट हो रही है, आपकी प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है पर मंथ, एनुअली 6 लाख से ज्यादा है, और आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स विदहेल्ड करके आपको सैलरी देता है। इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, आप सीएनआईसी के अगेंस्ट आपने कोई गाड़ी परचेज की, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की, या आपने बैंक से कोई प्रॉफिट हासिल किया, आपने बैंक में कोई
अमाउंट मेंटेन की थी, उस केसेस के अंदर मैंने आपको बताया कि एफबीआर के पास एक पावर है और मैंने इसका सेक्शन दिखाया कि पावर किस तरह से है। वो किस तरह से है कि एफबीआर के पास ये पावर है, उसकी जुरिस्डिक्शन है कि कमीशन हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर द केस वेयर नेसेसिटेटेड बाय द फैक्ट द केस मे बी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, कि वो टैक्स पेयर को रजिस्टर कर सकता है। इस पूरी लाइन के अंदर वो ये बता रहा है कि अगर वो समझता है कि ये बंदे का जो उसको रजिस्टर करना है तो वो आपको जो है वो रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ई इनरोलमेंट की बात है तो ई इनरोलमेंट का पेज आपको बहुत सादा सा लग रहा हो, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं लेकिन आपके लॉगिन्स नहीं होते आपके पास। ई इनरोलमेंट बेसिकली एफबीआर के पास आपकी मालूमात मौजूद होती हैं लेकिन आपकी बुनियादी जो मालूमात मौजूद होती हैं। और ये किस तरह से चेक करेंगे, मैं ये आपको दोबारा से इसके बाद चेक करना सिखाऊंगा कि हम नॉर्मली ये चेक कैसे करेंगे, हम किस तरह से ये चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। जैसे अगर जब आप इनरोलमेंट कर रहे होते हैं, मैं आपको बैक दोबारा से लेके जाता हूँ, प्रोफाइल इंक्वायरी की पे लेके जाता हूँ कि होता कैसे। जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि सर आपको ई इनरोलमेंट करनी है या आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, तो इसके लिए हम बेसिकली हम प्रोफाइल इंक्वायरी करते हैं। प्रोफाइल इंक्वायरी का मतलब है कि आप चेक करते हैं कि आपके एफबीआर आवाज नहीं ठीक आ रही। आप अपना माइक पे से चेक करें, बाकी सबको भी आवाज का इशू आ रहा है? नो सर, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। अच्छा सर, आप अपना माइक एक मिनट चेक कर लीजिएगा क्योंकि सबको क्लियर आ रही है। अगर इशू होता तो आप सबके लिए थोड़ा सा आ रहा होता, काइंडली एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, इनमें से आप किसी में भी शख्स कोई अपना लाइव जो हम डाटा फिल कर रहे होंगे, कोई शख्स अपनी रिटर्न फाइलिंग के हवाले से जो एक्टिविटी हम कर रहे होंगे, अगर वो डाटा में से शेयर करता है तो हम लाइव सेशन के अंदर उनकी रिटर्न से हवाले से जो हम सेगमेंट या सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो वो डाटा शेयर कर सकता है, तो हम वो सारी चीज़ें लाइव भी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले हम इस आईरिस पोर्टल पे आते हैं तो हम अपनी प्रोफाइल इंक्वायरी करते हैं, हम CNIC इंटर करते हैं। सपोज ये मैं एक CNIC इंटर कर रहा हूँ। अच्छा, ये बेसिकली अब एफबीआर हमें ये इसकी प्रोफाइल इंक्वायरी पर ये वेरीफाई कर रहा है कि ये पर्सन है। अगर मैं इसकी डिटेल्स देखना चाहूँ जी, ये बंदे के जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है एफबीआर के पास, यानी कि ये बंदा ऑलरेडी एनटीएनएस का रजिस्टर्ड है। तो अगर यहाँ पे नो डाटा का ऑप्शन आता है, अगर मैं ये प्रोफाइल इंक्वायरी करता हूँ तो मेरे पास नो डाटा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नो डाटा का अगर ऑप्शन आता है, अगर मेरे पास यहाँ पे नो डाटा आता है तो इसका मतलब है कि मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन डाटा मौजूद है, तो मुझे यहाँ पे इनरोलमेंट की तरफ जाना है। इनरोलमेंट बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया कि इनरोलमेंट किन केसेस में करेंगे, जब एफबीआर के पास आपकी मालूमात कुछ मौजूद होती है। मैं आपको वो सेक्शंस वो सेगमेंट भी दिखाता हूँ। आप सिंपल इसमें CNIC नंबर एंटर करेंगे अपना, आप इसमें सर्विस प्रोवाइडर जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया। याद रखिए कि यहाँ पे अगर आपका नंबर कन्वर्टेड है तो आप जिस नेटवर्क में आपका नंबर कन्वर्टेड है वही नेटवर्क आप इंटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मोबिलिंक था, आपने कन्वर्ट कर दिया टेलीनॉर में और अभी आप मोबिलिंक में इंटर कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ ये आपको आपका सेम इंफॉर्मेशन के साथ आपको ईमेल पे वो तमाम वही इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर देगा। इसके ऊपर भी दो ऑप्शंस आएंगे, आपका पिन आएगा और आपको ईमेल के ऊपर कोड रिसीव होगा दो जगह पे। आप सबमिट करेंगे तो आपको दोबारा से इस पोर्टल के ऊपर एक्सेस आ जाएगी आपकी। तो आप इसी क्रेडेंशियल्स को लॉगिन को यूज करके आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, आपको समझ आ रही होगी कि फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड हम कब करते हैं, किसी को आइडिया है फॉरगेट पासवर्ड हम कब करेंगे? सर जब हम पासवर्ड अपना भूल जाएंगे। सपोज पासवर्ड आपको भूल जाता है और आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि आपका पासवर्ड आपने ईमेल कौन सा लगाया था और आपने अगर नंबर कौन सा यूज किया था, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? सपोज हम भूल जाते हैं। जब हम फॉरगेट पे क्लिक करते हैं तो हमें ईमेल का कुछ चंद हिस्से जो पहले वाले और नंबर के चंद हिस्से पहले वाले वो हमें शो हो जाते हैं। उससे फिर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमने ये मेल लगाई थी। जी और ज्यादातर ये होता है जब हम किसी से लगवाते हैं तो वो अपने पास से ईमेल लगा देते हैं, जो कीपैड फोन यूजर होते हैं, तो बहुत ज्यादा मसला आ जाता है। फिर आरटीओ से उसको चेंज करना पड़ता है, फिर वो फॉरगेट करने में भी आई थिंक कॉस्ट ज्यादा लगती है।
जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये चीज़ अगर इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा-सा दिखा भी देता हूँ कि अगर जब हम इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं और हमें आइडिया नहीं है कि हमने किसी को अपना एंटीन बनाने के लिए दे दिया, और हमने तारबली पाकिस्तान के अंदर ये बहुत अजीब सी प्रैक्टिस है कि हम जब एंटीन बनाते हैं या लोगों को हम रजिस्ट्रेशन करते हैं बंदे की, तो उस वक्त हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सिर्फ जो कंसल्टेंट पे ही छोड़ देते हैं कि आप खुद ही कर लीजिएगा, उसने मुझसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी। तो इस केस के अंदर ये होता है कि फिर वो अपना ऑलरेडी कहीं से यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन जो है ना पहले से यूज़ कर देता है, जिसमें बाद में आपको आरटीओ का विजिट करना पड़ता है। तो ये देखें, यहाँ पे अगर ये मेरे पास एक यूज़र है, सपोज आपको ये नज़र आ रही स्क्रीन, इसमें हिंट है कि अगर आपको फॉरगेट हो गया तो आपका ईमेल का कुछ हिंट आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे IMRAN, और इसके अलावा आपको सेल नंबर का कुछ हिंट नज़र आ रहा होगा। इसको यूज़ अगर आपके जेहन में आता है तो आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं इसकी बुनियाद पर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते जाइए। नो सर। देखिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें, इस इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना कि ये इंटरफेस हमें किस तरह से यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा दोबारा से आपको बताता हूँ कि ये हमें किस तरह से यूटिलिटी देता है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म, देखें ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आप अपनी पर्सनल और बिजनेस की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। हम इसको साथ साथ प्रैक्टिकली भी लर्न करते जाते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से होगा। देखिए, मैं इस पोर्टल से लॉगिन होता हूँ। जब आपने एंटीन बना लिया, ये ऐसा प्रोसेस है, ये देखिए एक सादा सा प्रोसेस है, जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं और वैसे ही आपने एंटीन बना लिया तो आप इस पेज पे लैंड कर जाएंगे। आपका मेरी स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि ये आप इस पोर्टल के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को, आप टैक्स पेयर जो है अपनी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसकी देखिए, ये हमारे पास मैनेज योर प्रोफाइल के अंदर हम क्लिक करते हैं तो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है। आप यहाँ पे अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन को कैसे अपडेट कर सकते हैं। देखें, अगर आपको अपना सेल नंबर अपडेट करना है तो आप अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा ईमेल यहाँ से आप अपनी अपडेट करना चाहें तो आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा, कुछ चीज़ें हम खुद चेंज कर सकते हैं FBR के साथ। जिस तरह से, जैसे मैंने ये RTO के हवाले से आपको पहले बताया कि कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते, जैसे चेंज ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये FBR की साइट के पास हम अपने मोबाइल नंबर, ईमेल, पर्सनल रेजिडेंशियल एड्रेसेस चेंज कर सकते हैं, बिजनेस एड्रेस। तो ये हम करके भी देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ये इन्फॉर्मेशन आप सारी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते वो आप यहाँ पे आपकी, जैसे डी रजिस्ट्रेशन है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस है, ये चीज़ें आपको FBR के साथ आपको RTO को विजिट करना पड़ेगा जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि हम आपकी ये ईमेल अगर आप बाद में सपोज आप यूज़ कर लेते हैं, बाद में अगर इसको अपडेट करना चाहें तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी इनकम की सोर्सेज जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, अगर आप कोई बिजनेस अपना ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन, आप सैलरीड पर्सन हैं, आप अदर सोर्सेज है, आप फॉरेन एनी नो सोर्स ऑफ इनकम है, प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ अगर बिजनेस है तो आप यहाँ पे अगर इंटर करेंगे तो आप अपना वो बिजनेस ऐड कर सकते हैं जी। सपोज मैंने ये इंटर किया, आप इसके बाद बिजनेस के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस, आप अपना कोई भी बिजनेस, सपोज आप इंडिविजुअल हैं, ये हम आज बात करें सिर्फ इंडिविजुअल के केस के अंदर। आप अपना बिजनेस, आपका कोई भी बिजनेस है, आप शॉपकीपर हैं, आप कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, तो आप यहाँ पे अपना वो तमाम डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम, जैसे हम यहाँ पे इंटर करते हैं कि आपका नाम, सपोज आपकी शॉप है कोई, मतलब शॉप, आप इसमें इंटर करते हैं। आप इसमें कैपेसिटी में क्या है, इसमें इसका मतलब आप कि खुद ओनर हैं या आप इसमें किस कैपेसिटी में हैं, ठीक है। ओनर हैं, आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन, आपने किस डेट को ये बिजनेस स्टार्ट किया, आप इसको मेंशन कर सकते हैं।
सपोज आपने किस सन के अंदर स्टार्ट किया, आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे इंटर करेंगे, किस डेट और टाइम को इंटर करेंगे, यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ को इंटर करेंगे। ये क्या आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस सेक्टर से हैं, तो अगर आप तो वो तमाम सेक्शन की आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे, आप उसको क्लिक करके यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं। जी, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली आप अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम बिजनेस ऐड करना भी सीखेंगे कि आप सॉरी इसके सर, अलावा जी जी बिजनेस हम अगर ऐड कर सकते हैं तो जो फर्स्ट में कर रहे थे उसको रिमूव भी कर सकते हैं, या वो जी आरटीओ से ही विजिट करना पड़ता है? जी, तो यहाँ से तो रिमूव हो सकता है बिजनेस। आप अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप इसको देखिए, अगर मैं यहाँ से बिजनेस ऐड करता हूँ तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एग्रीकल्चर करते तो बाद में बिजनेस की तरफ चले गए, सो देखिए अगर आप remove कर सकते हैं। जी, यहाँ से देखिए ये जो बिजनेसेस हैं ये आप अपने बिजनेस के सेक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंटर भी करते हैं तो ये तो आपका फिल फॉर बिजनेस आपके पास इंटर हो जाएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कोई शॉपकीपर है जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो अपना बिजनेस रजिस्टर करने की और अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए नॉर्मली ये बिजनेस इंटर करते हैं। नॉर्मली इसकी कोई कानूनी तौर पे हैसियत तो नहीं होती, लेकिन ये होता है कि इसकी बुनियाद पे आपका उस बिजनेस के नाम पे आपका अकाउंट ओपन हो सकता है बैंक्स के ऊपर के अंदर। जी ठीक है सर। इसको सर हम सर एक क्वेश्चन। जी जी सर ये सपोज कि हमने जो बिजनेस का नाम पहले इंटर किया था वो गलत लिखा गया, बाद में चेंज किया जा सकता है ना, मतलब जी उसकी जगह पे? जी, मैं आपके सामने इंटर करता हूँ, आप देख लेते हैं। जैसे अगर सपोज मिल्क शॉप है, ओनरशिप अगर हमारे पास ओनर, हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, आप इंटर कर लेते हैं। सपोज मैंने एजुकेशन सेक्टर का कोई बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपने अदर एजुकेशन के नाम पे आपकी सब क्लास आप देखिए, जहाँ पे आपका कैप्चा वगैरह ये देखिए एस्टेरिक्स वगैरह नहीं है, तो आप वो ऑप्शन आपको इंटर करना ज़रूरी नहीं है। आपने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया आप ये मेंशन कर देंगे। सपोज मैं 2022 से मैंने जनवरी 1 से स्टार्ट किया, ओके कर दिया। देखिए आपके पास ये ऑप्शन डिलीट का ऑप्शन साथ दे रहा है। इसके बाद आप लोकेशन इंटर कर देते हैं, आप एड्रेस इंटर करते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा बाद में डिटेल से देखते जाएंगे। आप एड्रेस इंटर करना चाहेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको इस तरह से, आपका लोकल है, फॉरेन है, या आप इंटर करते हैं। टाइप आपका बिजनेस कौन सा है, आपकी बेसिकली कौन सा टाइप है, एजुकेशन प्रॉपर्टी है, सपोज आपका फॉर्म क्या है, कॉलेज स्कूल, आप जो भी मेंशन करना चाहेंगे आप उस बिजनेस का एड्रेस दे देंगे। मैं इसको थोड़ा सा इंटर कर लेता हूँ। ऑफिस नंबर 2 कॉम्प्लेक्स प्लाजा है। हम सिटी इंटर कर लेते हैं जी। हम रावलपिंडी के अंदर। आपको कहीं क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। जहां आपको कोई ऑप्शन देखें, जब आप एड्रेस एंटर कर रहे हो तो आपको अगर किसी सिटी का एड्रेस का डायरेक्टली नहीं पता तो आप सिंपल सिटी को, अगर आपको कोड नहीं पता तो आप रहने दें। इसके अलावा ये कैपेसिटी बेसिकली है उस प्रॉपर्टी की कैपेसिटी के हवाले से। आप ओनर हैं तो आप उसके अंदर मेंशन कर दें। आपका शेयर अगर आप टीनेट वगैरह हैं तो 1% अपना शेयर कर दें। अगर आप ओके कर देते हैं तो ये आपका बिजनेस वगैरह यहाँ पे ऐड हो गया, आपके एड्रेस वगैरह भी ऐड हो गया। अब अगर आप इसको बाद में ये अपडेट हो जाएगा आपकी प्रोफाइल के अंदर, बाद में अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी देर तक वैसे अपडेट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल के अंदर भी शो हो जाएगा। आप अपने एड्रेसेस यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यूटिलिटी कनेक्शंस जो हैं ये आप बेसिकली आप ऐड करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा बैंक अकाउंट है, आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स
और ये बाकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसके अलावा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉयर। बेसिकली ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे आपका जो पोर्टल है, आपकी जो प्रोफाइल है, आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ से किन किन इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं वो ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली आइरिस पोर्टल हमारे पास टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का काम करता है। टैक्स फाइलिंग तो हम बाद में करेंगे, हमने बेसिकली अपने आप को रजिस्टर कर लिया। इसके अलावा टैक्स वेरिफिकेशन क्या है? बेसिकली टैक्स वेरिफिकेशन हमने थोड़ी देर पहले ही वेरिफिकेशन की। इससे हम ऑनलाइन क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने टैक्स पेयर की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स जम्मू कश्मीर के वाले उनकी जो है लिस्ट को पूरा यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे लिए वेरिफिकेशन पोर्टल के ऊपर भी काम कर रहा है। सेल टैक्स की वेरिफिकेशन आप कह रहे हैं, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। इसके अलावा आप अपनी CPRs को, आप इवन के अपनी CPRs जो है कुछ इंफॉर्मेशन इनके साथ जो है वो आप इसके अलावा अपने 7E का सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा PSID चलान फॉर्म, आपका सर्टिफिकेट मिलता है आपको एम्प्लॉयर की तरफ से, सर्टिफिकेट ऑफ जो है डिडक्शन एंड कलेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। तो हो सकता है कि PCR के अंदर आपकी जो टैक्स है विदहेल्ड कुछ और हुआ हो, और लेकिन आपको कुछ और जो है वो आपको कुछ भी अगर एम्प्लॉयर चेंज करके भेज देता है, तो आप अपनी PCR इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ क्या। यानी कि ये एक पूरा पोर्टल आपकी तमाम जो बेसिकली वेरिफिकेशन का भी काम कर रहा होता है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप साथ साथ पूछ सकते हैं। ये हम अभी आइरिस पोर्टल के हवाले से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये एक ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म है। आप अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। आप अपनी टैक्स की पोर्टल आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के हवाले से ये एक्सेस देता है। टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, देखिए, और टैक्स पेयर सर्विसेज। ये पोर्टल हमारे पास ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें हमारे पास है। इसके अलावा पेमेंट अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप जो PSID चलान बनाते हैं तो वो पेमेंट्स करते हैं। जो आपका जो भी चलान है, ये हम साथ साथ सीखेंगे जब हम सेक्शन में आएंगे, तो इसको हम डिटेल से एक एक चीज़ को चलान बनाना भी सीखेंगे, किस तरह से ये काम कर रहा है। तो आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। नो सर। सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज़ पूछिए। सर सपोज किया कि एक गवर्नमेंट टीचर है और उसका हम रिटर्न उनका NTN बनाना है या रजिस्ट्रेशन उनकी करनी है। ओके जी। तो फिर हम लोग ना मतलब कि न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाए तो फिर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, हम इनरोलमेंट में नहीं गए, तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है कि क्योंकि मे भी उनकी पहले डिडक्शन हो रही होती है ऑलरेडी। जी, मैं आपको दोबारा से रिपीट करते हैं, बहुत आसान है। देखें, हमें वेरीफाई करना है दोनों से। हम प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाते हैं। अगर तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको दरमियान में ही बता, जब आप उसको कैप्चा ऐड करके रजिस्टर का ऑप्शन करेंगे तो आपको बता देगा यू आर ऑलरेडी इनरोलमेंट करें, कि आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक केस के अंदर ई इनरोलमेंट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी FBR के पास मौजूद है, सिर्फ आपको लॉग इन क्रेडेंशियल चाहिए। न्यू रजिस्ट्रेशन के केस के अंदर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटीज, आपका कोई एक्टिविटी FBR के साथ नहीं थी, तो आप वो डाटा, आप इंफॉर्मेशन की जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन और बाकी इंफॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। आप दोनों केसेस के अंदर आपका NTN बनता है, उसके बाद आप प्रोफाइलिंग की तरफ जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी, आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें? यहाँ तक देखें, हमने आइरिस पोर्टल के हवाले से कुछ डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं कि हमने आइरिस पोर्टल हमें क्या फंक्शनैलिटीज़ और क्या फीचर्स ऑफर करता है। टैक्स पेमेंट का भी, अब जब हम इस टैक्स फाइलिंग सीखेंगे, या अगर हम चलान कैसे बनाते हैं, लेट फाइलर हैं, या हमारा एडमिटेड चलान कैसे बनता है, हम सेल टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो तमाम केसेस के अंदर हम चलान बनाना भी सीखेंगे। इसके अलावा टैक्स पेयर की सर्विसेज, एक्सेस टू वेरियस टैक्स रिलेटेड सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली वेरियस इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो वेरियस इन्फॉर्मेशन में सर जो लेट जो टैक्स पेयर होता है उसमें ज्यादा पे होता है, क्या उसका होता है सीन? लेट टैक्स पेयर का मतलब, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऑलरेडी फाइलर नहीं है तो टैक्स ज्यादा पे,
जी जी, नहीं सवाल अगर थोड़ा हम सा। फाइलर हैं, जी अगर हम सर फाइलर हैं और जो है टाइम हो गया जो है इसको रिटर्न करने का, लेकिन हमने नहीं की, हमने एक दो जी, माह लेट हो गए, ठीक हो गया। जानबूझ के हो गया या वैसे हो गया, तो उसका क्या होता है, मतलब ज्यादा पे वगैरह करना पड़ता है या क्या? नहीं देखिए, आपको एक एक एटीएल का चालान, मतलब एक्टिव टैक्स पेमेंट का एक चालान होता है 1000 का। अगर आप इंडिविजुअल हैं, मैं आपको प्रोफाइल इंक्वायरी में बताता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि एक मिनट। जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप लेट फाइल हो, आप आपने ड्यू डेट से, देखिए एफबीआर के पास एक ड्यू डेट्स होती हैं, हम इस सेक्शन को भी पढ़ेंगे ड्यू डेट्स कौन सी होती हैं। नॉर्मल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर्स जो है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, और जून के साथ जो ईयर होता है वही हमारा टैक्स ईयर कहलाता है। जून के साथ सपोज 2000 जून 2024, तो जून के साथ जो 2024 का जो साल है वो हमारा टैक्स ईयर कहलाएगा। यानी कि जो अभी रिसेंटली हमने फाइलिंग की वो 2024 की टैक्स की हमने फाइलिंग की है, ठीक है। तो यस सर। अगर अगर आप उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर है, अगर एफबीआर अलाउ करता है एक्सटेंशन देता है, तो वो ड्यू डेट उसके अंदर ही काउंट होती है। अगर वो अलाउ करता है, अगर आप उस ड्यू डेट को गुजरने के बाद फाइल करते हैं, तो आपको एटीएल का चालान 1000 का इंडिविजुअल के केसेस के अंदर, एओपी और कंपनीज के केसेस में इसके जो चार्जेस डिफरेंट होते हैं वो हम आप आगे सेक्शन में आएंगे तो हम उनके पेनल्टीज, चालान, ये सारी चीज़ें वो भी स्टडी करेंगे। तो आपको आप उसको किसी भी वक्त बाद में रिटर्न फाइल कर सकते हैं और 1000 का चालान पाके आप एक्टिव लिस्ट में आ सकते हैं। वो भी एक यस सेक्शन सर। है। ये सर जी जी। 6 लाख से अबव हो तो टैक्स अबव पड़ता है? ये भी देखें, मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन दिखाता हूँ कि हमारा बेसिकली ये हमारी किस सेक्शंस के अंदर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। जी, आपको ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड करना आता है आप लोगों को? ये कहाँ से डाउनलोड करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास? कौन सी चीज सर? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेसिकली हम जिस लॉ से रेफरेंस लेके ये तमाम चीज़ें, ये तमाम स्टडी कर रहे हैं टैक्सेशन, इसको डाउनलोड करना आता है आपको? जी सर, एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जी, किसी और को अगर नहीं आइडिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। देखिए नो हमारे सर, लॉ आइडिया। के, जी देखिए हमारे लॉ के अंदर कितने सेक्शंस हैं, ये बेसिकली सेक्शंस हैं 242 सेक्शंस हैं। शेड्यूल 1 हमारे रेट ऑफ टैक्सेस बता रहा है। हमारे पास शेड्यूल 242 के अंदर हमारा शेड्यूल मेंशन्ड है कि इसमें जी जी मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे पास ये शेड्यूल जो है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तमाम रेट्स मौजूद हैं। ये इंडिविजुअल के लिए रेट्स भी मौजूद हैं कि कहाँ तक कि ये स्लैब्स मौजूद हैं। स्लैब्स हमारे पास कुछ जो टैक्सेस हैं ये प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं जो आपकी इनकम बढ़ती है आपके टैक्स के रेट बढ़ते चले। ये तुम्हारे आपकी स्लैब्स मौजूद हैं कि आप कहाँ तक, इंडिविजुअल के केस की बात कर रहे हैं तो आपको कहाँ किस लेवल तक अगर आपका टैक्स है, देखिए वेयर द टैक्सेबल इनकम इज 600 लाख, तो आपका टैक्स रेट 0 है। ये किस केस के अंदर है? अगर यूओपी की केस के अंदर है, इंडिविजुअल के केस के अंदर फिर डिफरेंट स्लैब्स हैं। तो ये बेसिकली 2025 का है, तो ये आपको 6 लाख तक आपकी जो है वो एग्जम्प्टेड है। यस सर। ठीक है, और ये रेट वगैरह बेसिकली हम इस इन स्लैब से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टैक्स कार्ड मौजूद होते हैं। जैसे ये मेरे पास डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये इन शेड्यूल्स को यूज़ करते हुए ना आपके डिफरेंट कार्ड्स बना लेते हैं। इन कार्ड के अंदर हमारे पास स्लैब्स मौजूद होते हैं। जैसे सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे
आपका 6 लाख तक आपका टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट है। ओके, और अगर आपकी सैलरी 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग, जो लोग 6 लाख से ज्यादा अमाउंट होगी उसका 5% आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। ओके सर। जी, इसके अलावा इसके अलावा ये 6 लाख तो हो गया, ठीक है। अगर वो 7 लाख है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जी। पीछे से रख सारा शुरू से लेके 5% हो जाएगा बिल की यूनिट की। नहीं, देखिए आपको बता, देखिए ये स्लैब्स इसे कहते हैं, ये स्लैब्स है। स्लैब्स का मतलब है आपका 6 लाख तक जो टैक्स है वो एग्जम्प्टेड है, ठीक है। यस सर। अगर आपकी 7 लाख सैलरी होती है तो आपका अबव एंड ओवर 6 लाख से ऊपर 7 लाख 1 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। 5000। जी, ये हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये पर्सन है, इसकी 70,000 आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, 70,000 की सैलरी है, ठीक है। और उसकी सालाना एनुअल सैलरी कितनी बनेगी? हम मंथली सैलरी पे काउंट नहीं करेंगे, हम ये देखें, याद रखें कि एफडीआर आपकी टोटल साल की सालाना सैलरी पे टैक्स इम्पोज करता है। आपका जो टैक्सेबल सैलरी थी 8,40,000, तो 6 का आपका जो स्लैब है वो 6 लाख तक आपको एग्जम्प्टेड है। आपको अबव एंड ओवर अमाउंट कितनी थी आपके पास? 2,40,000, तो उसका 5% आपका 12,000 बन रहा है। यस सर। आपका जो एम्प्लॉयर होगा इसको 12 पे डिवाइड कर देगा और आपको पर मंथ आपका जो टैक्स जो है वो डिडक्ट करे, विदहेल्ड करेगा, वो 1,000 हो जाएगा। यस सर। बट सर अगर ये ज्यादा होता है तो फिर भी मेरे जो फाइलर करते हैं तो वो एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह की चीजों पे जिन पे गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जांपल डॉग्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास अगर हमने रखे, हम हमारे पास 2 डॉग हैं, तो उनका साल का जो खर्चा है वो ही 1 लाख रुपए वो हो जाता है, तो उस पे टैक्स नहीं लगता जानवरों को खाना वगैरह। यानी कि इस तरह एडजस्ट करने की बात करता हूँ। अगर वो इस तरह कर देते हैं तो उन पे नहीं टैक्स होता फिर। एक बात याद रखिएगा, सैलरीड पर्सन के लिए जो डिडक्शंस और जो हैं वो मैं आपको पोर्टल पे लेके जाता हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। बेसिक कंसेप्ट जब तक हम नहीं समझेंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। सपोज मैं डेक्लेरेशन पे जा रहा हूँ। नॉर्मली हम डेक्लेरेशन पे आपको एक बताता हूँ कि बेसिकली पोर्टल में है क्या चीज़। मैंने ऑलरेडी मैंने रिटर्न ओपन की हुई है। देखिए हमारे जो रिटर्न का जो सेक्शन होते हैं ये बेसिकली 2 सेक्शंस होते हैं। हमारी टोटल सोर्स ऑफ इनकम हमारी सैलरी से, एम्प्लॉयमेंट से है, प्रॉपर्टी से है, बिजनेस से है, बिजनेस से इनकम है, हमारा कैपिटल गेन है, हमारा अदर सोर्स से कोई इनकम आ रही है, हमारी फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर इनकम। ये बेसिकली हमारी इनकम, ये हमारी सोर्सेस ऑफ इनकम है। यस सर। ठीक है। अब कौन सी चीज जो एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट अगर डिडक्शन चाहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट आपके पास बहुत ही मिनिमल डिडक्शन अलाउ है। बिजनेस के अगेंस्ट आप डिडक्शंस कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट अगर आप चाहेंगे, सैलरी के अगेंस्ट कोई डिडक्शंस अलाउ है, तो वो हम जब इस सेक्शन पे आएंगे, जब हम सैलरी के सेक्शन को फिल कर रहे होंगे, हम सैलरी के पार्ट को पढ़ रहे होंगे, कहाँ अलाउंसेस अलाउ हैं, कौन सी डिडक्टेबल अलाउंसेस हमें अलाउ हैं, तो हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस की बात करता है कि सैलरी के केस में हमें कौन कौन से डिडक्शन अलाउंसेस अलाउ हैं, तो हम कुछ पार्ट वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक कौन सी टैक्स डिडक्शंस अलाउ हैं, किस केस के अंदर हमें टैक्स क्रेडिट्स अलाउ हैं। ये सारा सेगमेंट जो है हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सेगमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये क्वेश्चन वक्त से पहले इस तरह से है कि अगर अभी आप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये आपके लिए आगे जाके कंफ्यूज करेगा आपको। तो जस्ट स्टिक टू द थिंक है कि अभी हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, आज हम पोर्टल की बारे में मालूमात थी हमारे पास, बेसिक इन्फॉर्मेशन पोर्टल के बारे में ले रहे थे कि पोर्टल बेसिकली हमें ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमने ये बेसिकली ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की। ई इनरोलमेंट के हवाले से और न्यू रजिस्ट्रेशन सीखा हमने सीखा कि आईरिस पोर्टल हमें कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है। आईरिस पोर्टल की बेसिकली जो है वो क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम आईरिस पोर्टल से हम बेसिकली चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? नो सर। ये चैट में 1-2 SMS आए हुए, उनका देख लो। If tax due for the example 500 and the person receive 50,000 remittance in this case। देखिए सर, हम रेमिटेंस के केस को भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए रेमिटेंसेस जो होती हैं आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं, देखिए इसके केसेस हैं, मल्टीपल केसेस इसके अंदर बन सकते हैं। आप क्या रेमिटेंसेस जो हैं
क्या जो पर्सन है वो बाहर को अपने अकाउंट में रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है, क्या वो अपनी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, किसी फ्रेंड्स के अंदर के अकाउंट में भेज रहा है। तो ये हमारा पूरा सेक्शन है कि कितनी रेमिटेंस हमारी 50, अगर फॉरेन की जो रेमिटेंस है वो उस पर टैक्सेस नहीं है, 50 लाख रुपीज़ के ऊपर हमारे पास उस पर कोई टैक्सेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं जब हम इस सेक्शन में पहुंचेंगे तो हम इसको डिटेल से पढ़ रहे होंगे। ओके सर। इशफाक साहब, आप ये चीज़ें जो आपकी जो रेमिटेंसेस के हवाले से हमारा जो सेक्शन होगा, हम इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से हम रेमिटेंसेस को इंटर करेंगे, किस सेक्शन के अगेंस्ट हमें कंसेशन अवेलेबल हैं, और हम किन पॉसिबल वे से हम जो है इन चीज़ों को हम इंटर भी करेंगे और क्या हमें ये फ़ायदा दे सकती है फ्यूचर में। जी, आपको कोई और इसके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, इसके हवाले से कुछ और? नो सर। अच्छा, हम आगे कुछ और कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, आपने नॉर्मली एक वर्ड सुना होगा कि हम रिटर्न फाइल करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, इसके बारे में Yes, आपको, ठीक है। रिटर्न्स क्या होती हैं, डिक्लेयर। देखिए, हमारा जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप रिटर्न का वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन एफबीआर के पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ डिक्लेरेशन का वर्ड यूज हो रहा है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली ये कंसेप्ट कैसे यहाँ पे प्रिवेल करेगा और ये कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे। सपोज देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वर्ड डिक्लेरेशन का वर्ड नजर आ रहा है आपको, डिक्लेरेशन। Yes, sir. यहाँ अपने पोर्टल पे वो डिक्लेरेशन का वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन जब हम रिटर्न फाइलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो हमें वहां पे ये रिटर्न का वर्ड यूज करता है। मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूं कि देखिए, डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। डिक्लेरेशन बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी चीज को डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह से एमनेस्टी स्कीम के थ्रू के आपको नॉर्मली जो डिक्लेरेशंस होती हैं वो इस जहन में इस पर्सपेक्टिव में आती हैं कि आप एफबीआर के साथ अपनी तमाम सोर्स ऑफ इनकम जो आप किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से कमाते हैं। अब आपको यहाँ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपके व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम। किसी इंडिविजुअल की सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम, जी मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा। हम नॉर्मली पर्सन की इनकम, नॉर्मली आप किन सोर्स से इनकम कमा सकते हैं। एफबीआर के मुताबिक अगर आपके पास सैलरी इनकम हो सकती है, सैलरी इनकम हो सकती है, इसके अलावा आपके पास क्या इनकम सोर्स, अदर सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। आपके पास बिजनेस से इनकम आ सकती है, आपकी इसके अलावा फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, फॉरेन सोर्स से इनकम आ सकती है, आप अदर सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। तो बेसिकली आप जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है आप डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि एफबीआर आपसे ये रिक्वायर कर रहा है कि आप अपने तमाम एसेट को डिक्लेयर करें, आपकी तमाम इनकम को। एसेट से क्या मुराद है, लाइबिलिटी से क्या मुराद है, इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक सेक्शन का विजिट भी करवाता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि एफबीआर क्या कहता है कि आप क्या किस तरह से डिक्लेयर करें। एफबीआर आपसे ये डिक्लेरेशंस करवा रहा है, आपसे ये मांगता है कि आप अपनी सैलरी, आपकी प्रॉपर्टी इनकम, आपकी बिजनेस इनकम, आपकी कैपिटल गेन, आपका अदर सोर्स और फॉरेन सोर्स, आप इन तमाम सोर्सेस की इनकम को डिक्लेयर करेंगे। आप वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आप अपने तमाम एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे। एसेट से मुराद आपके बैंक अकाउंट में मौजूद
बैंक के अंदर आपकी जितनी भी एसेट्स मौजूद हैं, आपके आपके नेट एसेट्स आपके मौजूद हैं। नेट इज बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो नॉर्मली दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली डेक्लेरेशन का कंसेप्ट है, तो इसमें सिर्फ आपसे वो एफबीआर आपकी डेक्लेरेशंस मांग रहा है, आपके तमाम इनकम की, आपकी एसेट की, लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी के केस का मतलब है अगर आपने बैंक से लोन लिया, आपने किसी फ्रेंड फैमिली से लोन लिया, आपने किसी को कोई अमाउंट है, तो आप अपनी डेक्लेरेशन के अंदर, अपनी रिटर्न के अंदर ये शो करेंगे। एसेट से मुराद है आपके नाम पे जितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपके नाम पे फ्लैट्स हैं, आपके नाम पे घर है, आपके नाम पे मूवेबल प्रॉपर्टी कार है, गाड़ी है, आपके नाम पे कोई हाउस होल्ड आइटम्स हैं, आपके नाम पे कोई भी एसेट मौजूद है, तो आप वो तमाम डिक्लेयर करेंगे। इनकम के तमाम सोर्सेज डिक्लेयर करेंगे। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है हमारा। पहला चीज कंसेप्ट तो हमारे पास ये था। दूसरा रिटर्न का कंसेप्ट है। व्हाट इज द रिटर्न? रिटर्न का मतलब है कि आप एफबीआर को अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको कंसेप्ट आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो लॉ इसके हवाले से कैसे कहते हैं। इसका सेक्शन 114, अब ये सेक्शन रिटर्न ऑफ इनकम के हवाले से, यहां देखिए लॉ हमें रिटर्न की बात कर रहा है, लेकिन पोर्टल हमें कह रहा है कि आप डेक्लेरेशन करेंगे। लेकिन जहां डेक्लेरेशन का, रिटर्न का जो कंसेप्ट है, रिटर्न का मतलब है कि जब हम रिटर्न के कंसेप्ट को कहते हैं कि इन रिटर्न आपको गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेट करेगी, आपको इन रिटर्न, आपको मतलब है सपोज आप गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं और इन रिटर्न आपको क्या फैसिलिटेट देती है, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, आपको हॉस्पिटल, आपको जो फैसिलिटेशन की बात करती है, मैं उस पोर्टल पे जाके बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बताऊंगा रिटर्न का मतलब है कौन शख्स यहाँ पे रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है। Subject to the following person are required to furnish the tax return of income for the tax years. Every company, हर कंपनी, जो भी कंपनी, चाहे सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके बारे में हम इनकी फॉर्मेशन भी सीखेंगे। तो ये बेसिकली हर कंपनी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगी। इसके अलावा एवरी पर्सन, अ पर्सन, जो जीता जागता इंसान, जो अदर देन कंपनीज, जो इंडिविजुअल है, वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करेंगी। एवरी पर्सन हुज इनकम सब्जेक्ट टू द फाइनल, ये फाइनल टैक्स के हवाले से हम बात करेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ये क्या है हमारे पास। इसके बाद और कौन लोगों को ये टैक्स फाइल करना है? एवरी पर्सन नॉट कवर्ड द क्लास, ये कुछ सेक्शंस हैं। अगर उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो लैंड कवर कर अगर 500 स्क्वायर यार्ड से, और वो लोकेटेड है किस जगह पे, विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट एग्जिस्टिंग इमीडिएटली द कमेंसमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट लॉज, प्रोविंशियल लॉ, यानी कि कैपिटल टेरिटरी या कंटोनमेंट के अंदर अगर आपकी कुछ एरिया के अंदर आपका इतनी रकबे का कोई आपका प्लाट है, आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर, तो बेसिकली ऑन फ्लैट अगर आपका कवरिंग एरिया इतना है। इसके अलावा ऑन, अगर आपके पास 1000 सीसी की गाड़ी है तो भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। और सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, हैज ऑब्टेन द टैक्स, जो है ऑब्टेन नेशनल टैक्स नंबर, ये बहुत बड़ा। अगर आपने एक दफा एनटीएन बना लिया तो आप हर साल, चाहे आपकी इनकम है या नहीं, आप रिटर्न फाइल करेंगे। देखें, टैक्स का मतलब ये नहीं है कि आप हर साल टैक्स भरेंगे, इसका मतलब ये है कि आप कंप्लाई करेंगे, आप यानी कि आप फाइल करेंगे, चाहे आपकी इनकम स्लैब से नीचे है, नील रिटर्न फाइल कर देंगे। यानी कि अगर आप एक दफा टैक्स फाइल कर देते हैं तो आप कंटिन्यूली, अनलेस अदरवाइज कि आप मतलब डिसीज या पाकिस्तान को परमानेंटली छोड़ नहीं देते या आपकी डेथ नहीं हो जाती, आप फाइलिंग करते रहेंगे। तो ये तमाम सेक्शन है कि अगर आपके पास इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरिया के अंदर मीटर है तो आप, तो बेसिकली ये वो सेक्शन है, हम इसको भी तफसील से पढ़ेंगे कि किन किन लोगों को। इसके अलावा अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रजिस्टर्ड है, आपकी मेंबरशिप है, आप जो है प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज काउंसिल से हैं, या पाकिस्तान बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल से हैं, आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से बेसिकली आप
रजिस्टर्ड हैं तो भी आपको फाइलिंग है। तो ये तमाम केसेस आपको बता रहा है कि वो आपको ये रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा आखिरी सेक्शन में वो खुद भी कह रहा है अगर ये लोगों से कुछ बच भी जाते हैं तो वो मिनिस्टर इंचार्ज, आपका वजीर खारजा, आपको कोई भी लोगों को नोटिफाई कर सकता है कि वो लोग रजिस्टर्ड होंगे, वो रिटर्न फाइल करेंगे। तो जीरो रिटर्न भी सर फाइल हो जाती है? जी सर। फॉर एग्जाम्पल जीरो की रिटर्न भी फाइल हो जाती है? ये फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप उसको रजिस्टर होने की जरूरत क्या होगी, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए अनलेस अदरवाइज कि आपको जरूरत हो कि आपको रजिस्टर, आपको कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो रही है, कोई आपको ऐसी एक्टिविटी आपको जिसके बेसिस पे आपको टैक्स के बेनिफिट हो सकते हैं, तो नॉर्मल जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपकी बैंक के अंदर एक्टिविटीज हैं कि 50,000 से ज्यादा आपके पेमेंट्स फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं, तो कुछ उन केसेस के अंदर आपको रजिस्टर होना जहां आपको टैक्स बेनिफिट हो, तो वो रजिस्टर। वैसे अगर आप नील रिटर्न भी फाइल करते हैं तो एफबीआर आपसे कोई सवाल नहीं करे। एफबीआर आपसे ये कहता है कि आप रिटर्न फाइल करें, आप टैक्स दें, वो ये नहीं कहेगा कि आप टैक्स दें। आप अपनी इनकम पे जो डिक्लेयर्ड इनकम, अगर आपकी जीरो इनकम है तो आप टैक्स नहीं अदा करेंगे, लेकिन रिटर्न अगर आप एक दफा एनटीएन बना लेते हैं तो आप टैक्स फाइलिंग करेंगे। यस सर। सर हमें हमारे बैंक में जितने भी पैसे आते हैं तो हमें उनका हिसाब देना पड़ता है फिर एफबीआर में? फॉर एग्जांपल जैसे हम बाइनांस में कोई वर्क करते हैं, कोई परचेजिंग सेलिंग का काम कर लेते हैं, तो सब जो जितनी भी इनकमिंग और आउटकमिंग जो होंगी उन सब का जो है देनी पड़ेगी, स्टेटमेंट का हिसाब देना पड़ेगा। देखिए हिसाब, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के सोर्स, आपके बिजनेस के अगेंस्ट आपको कितनी इनकम रिसीव हुई, आपने उस बिजनेस के अगेंस्ट कितने एक्सपेंसेस किए। देखें एफबीआर आपको सिर्फ इनकम के बारे में सवाल करता है कि आप डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर का मतलब है सेल्फ, जो एफबीआर का जो मैकेनिज्म है वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि आप अपनी, जो आप खुद डिक्लेयर करेंगे, आप अपने एसेट खुद डिक्लेयर करेंगे, आप अपनी इनकम खुद इन करेंगे, बाद में वो आपका ऑडिट करता है, या ये वो बात की चीज जो लॉ के अकॉर्डिंगली है वो चीज़ है। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपनी सोर्स इनकम शो करेंगे। ये नहीं है कि आप यार आपकी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको चेक इन कर रहा है। हाँ, वो लिमिट करेगा कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली एक अकाउंट में किसी के अगेंस्ट हो रही है तो वो उसके पास राइट है, तो आपको रजिस्ट्रेशन का कह सकती है, एनटीएन के आप टैक्स फाइलिंग करें। और इन सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखें ये एफबीआर आपको पोर्टल नजर आ रहा है, एफबीआर मालूमात का। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, देखें आपने कोई भी टैक्स विथहेल्ड, आपकी ये तमाम इंफॉर्मेशन, आपने इंटरनेट बिल पे अदा किया, आपका इस सेक्शन के तहत इतना टैक्स कटा, या आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। देखिए एफबीआर के साथ जो भी एक्टिविटी है वो आपको, आपके पास उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो आपका टैक्स जो आपका कटा है वो आपको यहाँ से दे सकते हैं। देखिए डैशबोर्ड के अंदर अगर आपका क्रेडिट कार्ड से आपकी कोई एक्टिविटी हुई, आपकी प्रॉपर्टी सेल परचेज हुई, आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज की, आपने कोई एजुकेशन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कोई डिडक्शन विद होल्डिंग हुआ, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे पास एफबीआर के पास आपकी एमआईए सिस्टम, राइट टॉप जो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपके इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स, सपोज मैं कहता हूं आपके पास आपकी, ये देखिए आपकी तमाम इंफॉर्मेशन, जो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं सीपीआर की नाम भी के साथ, आपकी तमाम एक्टिविटीज एफबीआर के पास वो आपके जो सीएनआईसी के अगेंस्ट हुई होती है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। इसे डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कैसे इसको चेक करते हैं और किस तरह से ये रिटर्न फाइलिंग के अंदर हमारे पास काम आएगी। तो बेसिकली ये पोर्टल जो है, आप एफबीआर के पास आपकी तमाम मालूमात मौजूद होती हैं। ओके सर। जी, कोई और क्वेश्चन किसी और? यहां तक कोई इस पोर्टल के हवाले से कोई क्वेश्चन हो? हमने कंसेप्ट पढ़ रहे थे अभी कि डिक्लेरेशन क्या होती है। बेसिकली आपने एफबीआर डिक्लेरेशन का कंसेप्ट है और रिटर्न का कंसेप्ट है, दोनों चीजें हम पढ़ रहे थे। रिटर्न बेसिकली हमारे लॉ के अंदर रिटर्न का कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न के अंदर देखिए नॉर्मली जो लार्जर बड़े कंट्रीज हैं जो
बहुत पावरफुल कंट्री जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज है, वहाँ आप इनको रिटर्न्स कहते हैं कि वो इन रिटर्न आपसे अगर टैक्स लेते हैं तो आप इन रिटर्न आपको वो फैसिलिटेट करते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, आपको एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। तो मतलब ये है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्रिवेलिंग कंसेप्ट नहीं है। मतलब कहा तो आप रिटर्न भरते हैं, लेकिन आपके राइट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके उस तरह से जो हर शख्स टैक्स अदा कर रहा है, आप गाड़ी पे पेट्रोल डलवा के आप टैक्स अदा करते हैं, आप अपने एजुकेशन एक्सपेंसेस, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करते हैं, हर जगह आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो इन रिटर्न आपको वो तमाम फैसिलिटीज नहीं, ये कंसेप्ट है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये रिटर्न का कंसेप्ट क्या है और डिक्लेरेशन का क्या है। नॉर्मली हमारे पोर्टल पे डिक्लेरेशन का कंसेप्ट है, लेकिन हमारे लॉ के अंदर ये कह रहा है कि वो आप रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन एक्चुअली रिटर्न के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो एफबीआर आपको इन रिटर्न जो फैसिलिटेशंस हैं वो उस तरह से ऑफर नहीं कर रहा। जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछते जाएं, मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं इस वक्त सर। नो सर, बिल्कुल क्लियर। जी, इसके अलावा इस यहां तक कोई क्वेश्चन हो आपके पास? नो अच्छा, ये सर। क्वेश्चन है नदीम साहब का, सर व्हाई आई सबमिट रिटर्न फाइल टू प्रीवियस ईयर्स इन फर्स्ट टाइम। देखिए, ये कंसेप्ट पहले था कि आप पहले 2 साल के रिटर्न्स फाइल करते थे, अब आप सिर्फ 1 साल का रिटर्न जो मोस्ट रिसेंट है। देखिए, अगर आपने 2024 जो हमारा लेटेस्ट जो ईयर था, आप उसकी टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे भी तो भी आप एक्टिव टैक्स लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। वैसे आप जिस साल की टैक्स रिटर्न्स हैं उस साल की भी भर के, लेकिन यू हैव टू वेट। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा लॉ के परस्पेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर अभी कानून चेंज हो गए, कुछ चीज़ें सेक्शन चेंज हो गए, मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप इस साल का टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आपको प्रीवियस ईयर्स के टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। देखिए, लेकिन एफबीआर के पास ये पावर है, मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ, एफबीआर के अगर वो आपसे लास्ट 5 ईयर्स के टैक्स रिटर्न्स के बारे में आपको कह सकता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें लास्ट 5 ईयर्स तक। लेकिन अगर हम सर स्टार्ट ही हमने 2022 में किया तो फिर उससे पीछे भी 5 साल का करें, 2017 अगर का। देखिए, नॉर्मली अगर एफबीआर ये समझता है कि इसकी बिजनेस की जो एक्टिविटीज थी उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस मैंने आपको मालूमात के एफबीआर मालूमात का एक सेक्शन था, मैंने खोल के दिखाया, उनके साथ एक इंफॉर्मेशन मौजूद थी, तो वो आपको कह सकता है और आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। नॉर्मली आप उसी साल का टैक्स रिटर्न फाइल करके भी आप एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अभी जो 2023 में किया है तो 2024 गुजर गया, 2025 आ गया, तो फिर हम 24 की भी करेंगे, 25 की भी करेंगे, अलग अभी अलग होगा या? अभी देखिए, मैं आपको समझा दूं, हमारा फाइनेंशियल ईयर यूज स्टार्ट होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा फाइनेंशियल ईयर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर, सपोज कोई भी साल है 2000 जो करंटली हमारे पास मूव किया से लेकर 30 जून 2004, ये कौन सा साल कहलाएगा? आप में से कोई बताएगा कि ये कौन सा साल कहलाता है? 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2023 का। नहीं, मैंने आपको अभी बताया हम 24 का कहलाएगा। जो साल जून के साथ क्लोज हो, जो ईयर जून के साथ होगा, ये सिंपल हम इसे 2023-24 नहीं कहेंगे, सिंपल 24 कहेंगे, 2024। ओके सर। जी जी ये सर। मैं आपको रेलेवेंट सेक्शन को भी पढ़ाऊंगा, इसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल से देखिए। हम बेसिकली एक इंट्रोडक्शन का एक सेक्शन था, तो इसके अंदर जो साल का ये जो सेगमेंट है, जून के साथ जो साल लगा है वो साल कहलाएगा, ये साल फाइनेंशियल ईयर 2024 कहलाएगा जी। ओके सर। मैं इसको सेक्शन दिखा देता हूँ आपको, 74/1 इसका सेक्शन है, मैं आपको थोड़ा सा
टैक्स ईयर्स 74 सेक्शन 74 है, ये कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सेक्शन टू दिस सेक्शन। अब ये बात कर रहा है कि जो साल होगा वो आपका 30th डे जो है, जो जो सबसे पहले तो वो 12 मंथ का होगा। दूसरी चीज वो कह रहा है कि 30th डे ऑफ द जून, जो 30th डे ऑफ जून को खत्म हो रहा होगा, और जो इस 30th डे ऑफ जून के साथ जो सन होगा वही आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। ओके सर। कोई और क्वेश्चन? सर जो सवाल किया था उसका, जो यानी कि एक साल छोड़ के एक साल नेक्स्ट साल आ गया, तो वो आप देखें इस अब 2025 का जो है 1 जुलाई 2024 से 30 जून का जो जो ये साल है, ये 25 का साल कहलाएगा, 30 जून तक, और इसकी रिटर्न नेक्स्ट 30 सितंबर तक इसकी रिटर्न जाएगी। जी ठीक है सर। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यस। आपको ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे तो थोड़ा सा वो कह रहे थे कि क्लियर नहीं हुआ। एक मिनट, ये क्वेश्चन इसके अलावा किसी और पर्सन का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, कोई आज के लिए काफी है ये, या कुछ हम और स्टडी करें? यस सर। ठीक हो गया। देखें, हम जो नेक्स्ट सेशन से तुम्हारा जो कल की क्लास होगी, हम प्रॉपरली अपने कोर्स के कंटेंट के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। आज हमारा बेसिकल पर्पस ये था आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना। बेसिकल पोर्टल के हवाले से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर नॉर्मली हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको क्लोज कर लेते हैं। नॉर्मली सबसे पहले हमने किया कि हमारे पास सबसे पहले हम बिज़नेस की जो प्रोसेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी कितने किस्म के बिजनेस होते हैं, लोग किस तरह से हम इनको प्रोसेस को रजिस्टर करना सीखेंगे, वो ऑपरेट करते हैं, फिर वो टैक्सेस अदा करते हैं। तो हम ये 2 सेक्शंस को हम टैक्स रिटर्न करना, बिजनेस के टैक्स फाइलिंग करना सीखेंगे, बेसिक इनकॉर्पोरेशन सीखेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि बेसिकली ये तमाम जो बिजनेस स्ट्रक्चर हैं वो किन कवानीन गवर्निंग बॉडीज़ के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होंगे। हम सोल प्रोप्राइटर एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होता है। इसके अलावा पार्टनरशिप जो है बेसिकली वो रजिस्ट्रार के साथ है। हमने ये सेगमेंट को कवर किया। हमने देखा कि न्यू रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ई इनरोलमेंट क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा कि आईरिस का जो पोर्टल है वो हमें क्या क्या फीचर्स अलाउ करता है, क्या क्या वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है, और इस पोर्टल से हम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा कि रिटर्न और डिक्लेरेशन क्या होती है। टैक्स ईयर का हमने सेक्शन का सिर्फ हमने टच किया है। बाकी हम जो हमारे कोर्स का जो कंटेंट है बेसिकली हमने स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट से मुराद ये समझ लें कि हमने सिर्फ जो है इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन का सेगमेंट को सिर्फ थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है। बाकी हम हर सेक्शन को जो हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर है, हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं आपको साथ तमाम डिटेल्स शेयर कर देंगे। आप कोर्स कंटेंट को पढ़ लीजिएगा। हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं ये भी आपको साथ साथ मिल जाएंगी। बाकी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा। नो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम। वेलकम नुमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी सर। ठीक है, हम सेशन को जी अच्छा, आपके कोई क्वेश्चन है? अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो बस कर दीजिएगा, फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं इसके अलावा भी कोई जनरल क्वेश्चन कोई पूछना चाहे। देखें, ये जो सेशन है थोड़ा सा हमारा जो इंटरेक्शन है वो जो है वो कोर्स के हवाले से कि हट्स के भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, जनरल टैक्सेशन की इन्वायरमेंट के बारे में पूछना चाहें पाकिस्तान के अंदर तो सर जी सर मेरे 1-2 क्वेश्चन हैं सर, कोर्स से रिलेटेड है सर। एक तो सर ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे कैपरा का और वो सीके और पीआरए का सर, पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी का सर वो इसमें इंक्लूड है सारा? कैसे हम फाइल करेंगे, कैसे जी बिल्कुल करेंगे और कैसे जी बिल्कुल इंक्लूड है। हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए, सेल टैक्स के हवाले से हम जो है
जब हमारी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, हम टैक्स फाइलिंग सीखेंगे, हम उनके तमाम जो रेलेवेंट एस्पेक्ट हैं प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो सेशन है ना बेसिकली आज प्रैक्टिस तो इसलिए आपको थोड़ा सा पहले सेशन के अंदर हल्की सी प्रैक्टिस का टच करना ज़रूरी है, होता है कि सब लोग बोर ना होना शुरू हो जाए। अदरवाइज हम एक एक चीज़ को, जैसे हमारी, मैं आपको एक स्लाइड आपको शो कर रहा हूँ कि हम एक एक चीज़ को किस तरह से सीखेंगे, कि हमारा पूरा लॉ जो है उसमें किस तरह से हम उसको रीड करेंगे, उनमें चैप्टर कैसे होते हैं, पार्ट्स कैसे होते हैं, आपके पास स्लाइड शो हो रही होगी। हम जो आपका कोर्स कंटेंट है अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे, हम उसको तमाम कोर्स के तमाम सेक्शन को प्रैक्टिकली लर्न करेंगे। अच्छा सर, इसके साथ सर हमें जो डेमो IRS पोर्टल है सर, वो अवेलेबल होगा सर, जिस पे हम डेमो ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह हम करेंगे? डेमो से मुराद आपको कोई रेप्लिका वगैरह के हवाले से बात कर यस रहे सर, हैं? रेप्लिकास, यस सर, यस सर, यस सर। देखिए हम देखिए इसके लिए आसान हाल ही होता है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए, रेप्लिका जो होते हैं ये एफबीआर की साइट बहुत बड़ी है, अगर हम इसको रेप्लिका के तौर पे या कोई चीज़ इसको लेना चाहें तो इट विल टेक सो लॉन्ग कि इसके अंदर कंटिन्यू अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं, तो वो रेप्लिका उस तरह से आपकी हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप अपने किसी फ्रेंड फैमिली, अपने घर के अंदर से जो लोग ऑलरेडी फाइलर नहीं है उनको एनटीएन बना के हम बहुत सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो आपकी रियल टाइम में प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो लेटेस्ट अपडेटेड जो चीज़ें आ रही हैं पोर्टल के अंदर वही आप कर रहे होंगे। अगर रेप्लिका के अंदर जाएंगे तो हो सकता है पॉसिबली कुछ चीज़ें आपकी जो है आउटडेटेड हो, लेकिन आप ठीक हो गया सर। और सर हमें ITP लाइसेंस लेने के लिए मतलब आप हेल्प आउट करेंगे? मतलब एक तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बना के देंगे, राइट? और जी दूसरा बिल्कुल इससे रिलेटेड यानी जो हमें इंटरव्यू वगैरह होता है उसके लिए भी तैयारी होगी? जी बिल्कुल, देखिए आप ये कोर्स करने के बाद देखें जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो है रूल्स 86 85 जो आपके इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम आपको वो बता दूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे आपने कमीशन इंटरव्यू कैसे करना होगा, आपको से क्या क्या सवाल पॉसिबल पूछे जा सकते हैं, आपको 1 साल का जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा हमारी फर्म का, वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इस कोर्स करने के बाद एटलीस्ट आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि आप वहाँ पे वो फेल होने का जो एलिमेंट है वो आपका काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर? सर मैंने ऑस्ट्रेलिया से मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की हुई है, और सर मैंने पाकिस्तान से हज़ारा यूनिवर्सिटी से BBA ऑनर्स किया हुआ 4 इयर्स का सर। जी ठीक हो गया। तो अभी आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं आप करंटली क्या सर ये सर मैं करंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। मैं ऑलरेडी एक फर्म के साथ कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल काम भी कर रहा हूँ सर, और इसके अलावा मैं कैपरा का मतलब अभी सीख रहा हूँ ना सर। तो ठीक हो मुझे गया। मतलब डिटेल मतलब गाइडेंस चाहिए थी। फॉर एग्जांपल जैसे समटाइम्स स्टक हो जाती, जो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था रावलपिंडी वाला, वो मेरा क्लाइंट है सर, उसका जी आया था, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं सर इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें सर ऐसी हैं जो आपने आज सिखाई हैं कोर्स में, वो काफ़ी देखिए बेनिफिशियल थी सर। देखिए ओके बहुत शुक्रिया। देखिए चीज़ें ये होती हैं कि देखिए हम कोर्स के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होंगे, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना वो विल बी जस्ट लाइक इन ए मेट्रिकुलेट और नॉर्मल लेवल के। तो हमें कोर्स में 7 लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आपके क्वेश्चन अगर आप कोई चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप मुझे पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम एक ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप के अंदर आपको कोई भी किसी किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व भी करेंगे। बल्कि कुछ केसेस को हम लाइव जो है रियल सिनेरियोज के अंदर भी डिस्कस करके कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जी सर मैं कहता हूँ इस क्लास में जितने लड़के हैं उन लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए। जी आपकी आवाज़ लाउड नहीं है, क्लियर नहीं है, काइंडली सर मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास में जितनी पार्टिसिपेशन है इन सबका एक ग्रुप होना चाहिए व्हाट्सएप में। जी एग्जैक्टली। देखिए देखिए हमारी आज कंफर्मेशन हो जाएगी कि आप कोर्स कौन से लोग जो कोर्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं वो कंटिन्यू करेंगे, और जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं रेहान साहब है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो हम इसका ग्रुप बना देंगे। बल्कि इस ग्रुप में और भी लोग शामिल हैं, कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली ड्यू टू सम रीजन क्या ज्वाइन नहीं कर सके, वो कुछ लोग क्लासेस जो हैं वो सिर्फ उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स के तौर पे, क्योंकि उनकी एक्टिविटी कुछ का कोई टाइमिंग इस तरह से हैं, इंशाल्लाह वो 1-2 वीक से वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा एक ग्रुप होगा, इस ग्रुप के अंदर आप आपस में भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और फ्यूचर के अंदर ये जो ग्रुप है हम आपको जो प्रोफेशनल्स जो है इसके अंदर वो भी शामिल होंगे। आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन होगा, कोई भी आपको क्यूरीज होंगी, आपका कोई भी मतलब सपोज किसी का क्लाइंट का कोई केसेस है तो आपको वो प्रॉपरली गाइड करेंगे।
जी सर अगर ओनली जैसे एग्जांपल के लिए मैंने जब काफी देर पहले किया था तो रजिस्ट्रेशन करती थी सिंपल, तो उसमें जी बाकी रिटर्न वगैरह सबमिट की थी, जैसे 114 फॉर्म जो होता है उसको सबमिट नहीं किया था, जस्ट रजिस्ट्रेशन की थी। तो अब ओके। मुझे मेल आ जाती है कि आप अपनी रिटर्न सबमिट करें, उसमें क्या होता है? देखिए आपको रिटर्न सबमिट करनी होगी। देखिए अगर हम रजिस्टर कर लिया तो देखिए फिर हमें करना होगा? अभी हमने पढ़ा कि अभी जो हमने पढ़ा कि कौन बंदा रजिस्ट्रेशन कौन करेगा। जिसने फाइलर होना है, जो मैं प्रैक्टिस के लिए किया। देखिए टैक्स रजिस्ट्रेशन हमने, देखिए कमिश्नर तो बेसिकली हर बंदा जो है टैक्स पे रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दी, आपने रजिस्टर हो गए। अब रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न आपने, हर बंदे ने रिटर्न 141। यस सर। जी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 114 रिटर्न ऑफ इनकम कौन रिटर्न करेगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने एक दफा अपटेन हैज अपटेन, कौन टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, ये देखिएगा, हैज अपटेन नेशनल टैक्स नंबर, आपने एक दफा एनटीएन हासिल कर लिया तो यू हैव टू सबमिट। यस सर। ये देखिए और आपको, आपने जब से एनटीएन है तो आपको उनके नोटिस आ रहे होंगे, आप उनकी टैक्स रिटर्न अगर अगर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पॉसिबली अगर आप हमें शेयर कर दें तो आपके लाइव हम कुछ रिटर्न्स पर अभी फाइल कर लेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो बल्कि वो साथ साथ को भी लर्न कर लेंगे। यस सर। जी ये देखिए सेक्शन रिटर्न ऑफ इनकम, हर शख्स को रिटर्न फाइल करना है, और आपके लिए स्पेशल केस ये है कि अगर आपने एनटीएन एक दफ़ा ले लिया तो यू हैव टू रिटर्न सबमिट रिटर्न, आपको रिटर्न फाइल करना ओके सर। है। जी अच्छा, ये ग्रुप के अंदर हमारे पास जो रेहान साहब हैं कोऑर्डिनेटर हैं, जो बेसिकली हम व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको ऐड ऑन कर लेंगे। उसके अलावा कोर्स के जो एडमिशन के हवाले से भी आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हमारी सेम टाइम पे क्लास होगी। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप कोई फर्दर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, थैंक यू सो मच। जी देखिए ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, और कुछ क्लासेस के अंदर ये होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी एक आधी क्लास के अंदर ये होता है कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपस में टीचर्स की कुछ के सेंस जो होती है ना, क्लास के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को वो हमारी साथ साथ डेवलप होती जाएगी। जब हम कोर्स को एक ट्रैक पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना कि कोर्स किस तरह से ये प्रोसेस होगा, किस तरह से ये आगे तक चलेगा, ये आसान हो जाएगा। ठीक है जी, हम सेशन क्लोज करते हैं। ये कोऑर्डिनेटर रेहान साहब आपसे कुछ बात करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? अच्छा, जिन लोगों ने तो इनरोलमेंट कर दी थी, उनका तो इशू नहीं है, और उनको ग्रुप में आज बन जाएगा प्रॉपरली, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जिन लोगों ने इनरोलमेंट नहीं करवाई तो वो काइंडली कॉन्टेक्ट कर लें मुझसे, उनको भी ग्रुप में ऐड कर देंगे, और फिर जो है वो क्लास का लिंक उसी ग्रुप में आया करेगा। और कुछ दिन के बाद जो है आपको एलएमएस पोर्टल की एक्सेस दे दी जाएगी। आपको यूज़र आईडी और जो है वो पासवर्ड बना के दिया जाएगा, आपने वहाँ पे लॉगिन करना है, और वहीं पे आप लाइव क्लास ले सकेंगे, और वहीं पे प्रीवियस क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी ना वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो जिन लोगों ने करवा ली है अपनी रजिस्ट्रेशन, उनके लिए तो ठीक है, उनकी तो होगी, उनको तो मैं ऑटो पे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई काइंडली वो जो है वो कॉन्टैक्ट कर लें रजिस्ट्रेशन के लिए। थैंक यू।